हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th साइंस का। इस पेपर को बेटा डिस्कस भी करेंगे और अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे क्योंकि एग्जाम क्लोज है बेटा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 है। पहली सेक्शन जो है बेटा बायोलॉजी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर 1 से। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर 1 में, मैच द फॉलोइंग लाइव प्रोसेस विद द एंड प्रोडक्ट। ये कुछ मुझे प्रोसेस यहाँ पे दे रखे हैं और इनका एंड प्रोडक्ट क्या है उस हिसाब से इनको यहाँ पे मुझे मैच करना है। तो यहाँ देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस आप लिखते जाइएगा बेटा। तो फोटोसिंथेसिस मुझे पता है इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, ग्लूकोज होता है प्लस ऑक्सीजन। दूसरा बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, अगर आपको याद हो अच्छे से। तीसरा क्या है बेटा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी होता है ना। तो ये वाला सी वाला जो है वो फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस में हमारा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन होता है तो फर्स्ट वाला सेकंड के साथ मैच होगा। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, इसका लिंक किसके साथ है बेटा, ग्लूकोज के साथ है। ठीक है, तो इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लेकर चले हम, तो मुझे लगता है फर्स्ट का यहाँ पे देखो, ए का सेकंड के साथ है ना फोटोसिंथेसिस, हाँ। तो बी का थर्ड के साथ, एरोबिक का, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपको एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे एक्स को लेबल करना है। तो अगर आपने बेटा इसका डायग्राम देखा हो तो ये मेरे पास क्या होता है, यूरेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्री का 1 मार्क्स बेटा, कुछ भी करना नहीं पड़ा। नेक्स्ट देखिए बेटा, मैच द रिप्रोडक्टिव मेथड विद द ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव मेथड दिए और ऑर्गेनिज्म से मैच करा है। अब यहाँ देखो बेटा, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन किस में होता है, हाइड्रा, एमीबा, स्पाइरोगेरिया, ब्रायोफाइलम। तो ये होता है हमारे पास एमीबा में। तो पहले का आ गया 2, फिर आ गया बेटा बर्डिंग। बर्डिंग जो होता है वो होता है हाइड्रा में, बी का आ गया फर्स्ट। फिर आ गया बेटा मेरे पास फ्रेगमेंटेशन, ये होता है स्पाइरोगेरिया में, अच्छे से आपको याद रखने हैं। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया ब्रायोफाइलम में। तो इसके अकॉर्डिंगली बेटा अगर चलेंगे तो मेरे पास ऑप्शन ए जो है वो सही सीक्वेंस बनाता है। ठीक है, 1 मार्क्स और बन गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा लॉजिकल था। इफ यू वर टू डिजाइन ए फूड चेन फॉर एन आर्टिफिशियल एक्वेरियम इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल एक्वेरियम है बेटा, उसके लिए आपने क्या करना है, फूड चेन बनाना है। विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सी सीक्वेंस ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, शार्क है, फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, स्नेल आ गया। ठीक है जी, फिर इसके नेक्स्ट जो है फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन स्मॉल फिश है, स्नेल बिग फिश और एल्गे। बेटा अगर मैं इनके सबके अकॉर्डिंगली चलूं तो मुझे सबसे बेस्ट जो चीज लगेगी वो सबसे पहले रखूंगा मैं फाइटोप्लैंक्टन में, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो फूड चेन में सबसे पहला प्लेस किसका होना चाहिए, प्रोड्यूसर का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रखेंगे जू प्लैंक्टन, ये होते हैं हेर्बिवोरस, जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा पहला वाला ऑप्शन तो गया, दूसरे वाला भी गया। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं बेटा, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिर क्या आ गया, स्मॉल फिश। तो देखो बेटा ये जो होते हैं ना फाइटोप्लैंक्टन, ये होते हैं आपके, ये होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं। ये आ गया आपके प्राइमरी कंज्यूमर जिनको फिर हेर्बिवोरस बोलते हैं, और फिर आ गया स्मॉल फिश, ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा, टेबल दिया है, पीएच लेवल दिया है और एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ बताई देखी है। स्टोमक में पीएच 2 है बेटा, एंजाइम पेप्सिन है, माउथ में 7 है, सैलिवरी एमाइलेज, स्मॉल इंटेस्टाइन में 8 है और ट्रिप्सिन है। विच आर द फॉलोइंग एंजाइम वर्क बेस्ट इन एल्कलाइन कंडीशन। तो एल्कलाइन कंडीशन में सबसे अच्छा काम कौन करता है बेटा, ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा, ट्रिप्सिन। ठीक है, ये सबसे अच्छा काम करता है, सैलिवरी एमाइलेज जो होता है मुंह में होता है ना। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन विद द करेक्ट फंक्शन। यहाँ पे प्लांट के हार्मोन्स दिए हैं, उनके फंक्शन के साथ मैच करिए। सबसे पहले बेटा ऑक्सीजन, आपको इनका पता होना चाहिए क्या फंक्शन है। ऑक्सीजन का मेन काम क्या है, सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन में ये हेल्प करता है। तो ये मुझे ऑक्सीजन का तो सीधा सीधा पार्ट 1 ही लग रहा है। फिर आगे जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन जो होता है बेटा, इसका काम क्या है, स्टेम इलोंगेशन। ये स्टेम की इलोंगेशन में हेल्प करता है। तो बी का आ गया 4, ए का 1, बी का 4, फिलहाल तो ठीक चल रहा है। साइटोकिन, इसका काम होता है बेटा सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन में, हाँ ये आ गया, इसका भी आ गया सी का थर्ड, सी का थर्ड, ये भी ठीक चल रहा है। फिर आ गया एब्सिसिक एसिड, ये तो ग्रोथ और इंड्यूस करता है डोर्मेंसी, ये भी ठीक है। तो मेरे मुताबिक बेटा ऑप्शन ए जो है वो फिट बैठ रहा है इसमें। ठीक है, चूज करिए ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन आपको चूज करना है जिसमें
इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद वेरिएशन, बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम होती है। ठीक है, बच्चा जो होता है पेरेंट्स से बिल्कुल मैच करता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होती है प्लांट में, वो ऑफस्प्रिंग बनाती है जो जेनेटिकली डिफरेंट होता है पेरेंट्स से, बिल्कुल नहीं होता है बेटा। ठीक है, प्लेनेरिया अंडरगोज फ्रेगमेंटेशन टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, क्या जो मेरे पास प्लेनेरिया होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन होती है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ये गलत है बेटा। ठीक है, इसमें क्या रहती है मेरे पास, प्लेनेरिया जो होता है उसमें रीजनरेशन होती है। और लास्ट देखिए बेटा, फेलोपियन ट्यूब जो है इज लाइंड बाय सेल विद सीलिया फॉर इजी मूवमेंट ऑफ ओवम, ये बिल्कुल ठीक है बेटा, ओवम की मूवमेंट के लिए सीलिया वहां पे होता है। तो ये तीनों इनकरेक्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा असर्शन रीजन, फॉसिल्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। फॉसिल ऑफन शोज ट्रांजिशनल फॉर्म लिंकिंग डिफरेंट स्पीशीज, ये भी ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसके मुताबिक चलेंगे बेटा, तो ऑप्शन ए आएगा इसका। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट सर्चन देखिए, वाटर जो है रॉ मटेरियल है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल पता है बेटा, बिल्कुल ठीक है। फिर वाटर जो होता है स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लाइट एक्शन फोटोसिंथेसिस, ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा, ये दोनों ठीक थे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका भी क्या आएगा बेटा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सर्चन रीजन दोनों का आंसर क्या था, ऑप्शन ए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। दो ग्रीन हाउस गैसेस का नाम बताइए, एक्सप्लेन करिए वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग को, सजेस्ट वन मेजर टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द डेली एक्टिविटी। कोई एक बेटा हमें सजेस्ट करिए क्या स्टेप हम लें ताकि जिससे ये एमिशन रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ देखो बेटा, दो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है, दूसरा बेटा क्या है, मीथेन। ठीक है जी, अब ये क्या करते हैं बेटा, हीट को ट्रैप कर लेते हैं, अर्थ से जो हीट वापिस जाती है ये उसको क्या कर लेते हैं बेटा, ट्रैप कर लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से क्या होती है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये आप रीजन इसमें लिखोगे। प्रिवेंशन क्या है बेटा इसको, अब यहाँ देखो प्रिवेंशन के लिए क्या करना है मुझे, इसको कम से कम फ्यूल जो है वो मुझे इस्तेमाल करना है ना, गाड़ियां थोड़ी कम चलाएं, पेट्रोल की कंजम्पशन जो होगी, डीजल कंजम्पशन थोड़ी इसको कम कर दें, तो ये इसका कुछ प्रिवेंशन आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में, लिस्ट द स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट, प्लांट में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो लिखिए। डिस्क्राइब वन एडेप्टेशन डैज इन प्लांट दैट हेल्प कंजर्व वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। फिर आप बताइए बेटा कोई एक ऐसी एडाप्टेशन डैज इन प्लांट में जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, पानी को कंजर्व कर लेते हैं इस प्रोसेस के। तो चलिए बच्चों एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में जो स्टेप्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होती है बाय द क्लोरोफिल, लिखते जाइएगा आप। उसके बाद में क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, पानी जो होता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, हमारी जो लाइट एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मॉलिक्यूल्स बनेंगे एनर्जी के एटीपी एंड एनएडीपीएच। और लास्ट स्टेप क्या है, रिडक्शन टू कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कैल्विन साइकिल आ जाता है बेटा, और फिर ग्लूकोज बनता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है जो। ठीक है, उसके बाद में नहीं, मैंने शायद रिडक्शन टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है बेटा वो रिडक्शन टू कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें कैल्विन साइकिल होता है और ग्लूकोज बनता है। ठीक है, आर पार्ट में पूछा गया बेटा, सॉरी आर पार्ट नहीं, इसके आगे पूछा गया था, एक एडेप्टेशन बताइए डेजर्ट प्लांट में जो कंजर्व करने में मदद करते हैं उनको पानी। तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, जैसे कैक्टी है बेटा, वो क्या करता है, अपना स्टोमेटा जो है दिन के बजाय रात को खोलता है। उससे क्या होता है बेटा, जो डे टाइम पे इवेपोरेशन की वजह से उसका वाटर लॉस होना है वो कम होता है। तो ये इनकी अडेप्टेशन है। आर वाले पार्ट में बेटा बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया था, इफ यू वर टू जेनेटिकली मॉडिफाई अ प्लांट टू सर्वाइव साल्टी सॉइल, व्हाट फीचर वुड यू मॉडिफाई एंड व्हाई। तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन, ना ही करो तो बेटर है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, पता नहीं क्यों यहाँ पे पूछा गया ये। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे, आपको एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, जो बताता है कि पॉटेड प्लांट को विंडो के पास रखा गया है, फिर उसके बारे में कुछ क्वेश्चन जो है वो। तो पार्ट 1 में पूछा गया बेटा, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट शोन। तो आपने देखा होगा बेटा ये फोटोट्रोपिज्म था, क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट, सॉरी बेंडिंग जो थी वो टूवर्ड्स लाइट थी, इसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो ये डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट होती है। एक्सप्लेन करिए साइकोलॉजिकल कॉज बिहाइंड दिस मूवमेंट इन 1 to 2 लाइन। अब इसका रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन क्या है, बड़ा अच्छा सा मुझे इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन लगा कि इसका रीजन क्या होता है बेटा, आप इसको नोट करिएगा। ऑक्सीजन जो है उसका रोल रहता है इस मूवमेंट में। जब लाइट जो है बेटा एक साइड पे पड़ेगी स्टेम की, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड द शेडेड साइड, तो वो उठ के क्या करता है, लाइट वाली साइड से उठ के शेडेड साइड की तरफ भागता है। और ऑक्सीजन जो होता है ये सेल की इलोंगेशन में हेल्प करता है, इसलिए जो सेल है बेटा डार्क साइड पे वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द ब्राइटर साइड। इसकी वजह से वो स्टेम जो है वो झुक जाती है टूवर्ड्स लाइट।
बड़ा अच्छा बेटा इसका रीजन था ये, मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा ये पार्ट बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कुछ आपको पूछा गया एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले पूछा गया बेटा वेरिएशन क्या होती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या था एवोल्यूशन पे। ये तो आप सबने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा बेटा आपका, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही होगा, तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिर बोला गया रोल ऑफ फॉसिल्स इन ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, फिर पूछा गया इफ यू वर टू रिप्रेजेंट एवोल्यूशन कॉमिक स्ट्रिप विच थ्री की ट्रांजिशन वुड यू डिपिक्ट। तो ये मैं बता देता हूँ बेटा, तीन ट्रांजिशन कौन कौन सी हम बताना पसंद करेंगे। एक्वेटिक लाइफ टू एम्फीबियन, जो एक्वेटिक लाइफ थी बेटा उसमें वो कन्वर्ट हो गए किसमें, एम्फीबियन में। दूसरा बेटा रेप्टाइल्स जो थे वो बर्ड्स बन गए, और तीसरा बेटा एप लाइक एंसेस्टर, जो हमारे एंसेस्टर थे वो क्या बन गए, मॉडर्न ह्यूमन बन गए। ये तीन की ट्रांजिशन मैंने आपको बता दी, बाकी तो आपके एनसीईआरटी से भी हो जाएगा फॉसिल का रोल क्या है ट्रेस करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन 14 में आपको डायग्राम दे रखा है, न्यूरॉन का डायग्राम दे रखा है। आइडेंटिफाई द पार्ट, उस पार्ट को आइडेंटिफाई करिए जो रिसीव करता है सिग्नल को, और फिर जो ट्रांसमिट करता है आउटगोइंग इंपल्स को। तो डेंड्राइट रिसीव करते हैं, एक्सन जो है ट्रांसपोर्ट करता है उसको, है ना, ट्रांसमिट करता है आगे। फिर उसका प्राइमरी फंक्शन बताना है न्यूरॉन का, बॉडी नर्वस सिस्टम, ये तो सबको आता है बेटा। इसने क्या करना होता है, इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है ना, ये तो आता भी होगा आपको, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलिए बेटा, एक्टिविटी है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक क्लासरूम एक्सपेरिमेंट में बच्चे ने क्या किया, वन प्लांट इन ए डार्क कपबोर्ड, एक प्लांट डार्क कपबोर्ड में रखा और दूसरा जो था वो सनलाइट में रखा। 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डे उसने टेस्ट किया, आफ्टर 3 डेज दे टेस्टेड बोथ लीव्स, दोनों लीव्स को टेस्ट किया यूजिंग आयोडीन सोल्यूशन। एक ब्लू ब्लैक हो गया, दूसरा नहीं हुआ। एम क्या था एक्सपेरिमेंट का, सबसे पहले ये पूछा गया। तो यहाँ पे देखो बेटा एम क्या है, ये बताया गया कि सनलाइट जो है वो असेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, यही इसका एम था। तो इसके एम में क्या लिखना आपने, सनलाइट, कि सनलाइट बड़ा जरूरी है। ठीक है, इज असेंशियल। ठीक है, वाई डिड वन लीव फेल टू टर्न ब्लू ब्लैक, दूसरा लीव जो था वो क्यों फेल हो गया, उसका कारण क्या था बेटा, लीव प्लेस्ड इन द डार्क डिड नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा जो डार्क में था उसने फोटोसिंथेसिस उसमें नहीं हुआ, इसलिए स्टार्च नहीं बना। और फिर ये आयोडीन का बेटा टेस्ट था उस पे, है ना, तो ये आयोडीन व्हाई डिड द वन लीव फेल टू टर्न ब्लू ब्लैक, हाँ फिर आयोडीन उस पे टेस्ट किया गया तो वो उसमें स्टार्च बना ही था, तो स्टार्च चेक का वो टेस्ट होता है बेटा आयोडीन के साथ, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, तो नो स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीफ, तो आयोडीन टेस्ट ने क्या कर, आयोडीन टेस्ट किस लिए होता है बेटा, ये स्टार्च को डिटेक्ट करता है, इसलिए उसमें स्टार्च था ही नहीं, तो इसलिए वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं हुआ था। ठीक है, नेम द प्रोसेस बीइंग टेस्टेड। ठीक है, कौन से प्रोसेस को टेस्ट किया गया, तो वो भी क्या मेरा फोटोसिंथेसिस ही था। यहाँ लिख लेते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को आपने थोड़ा एक्सप्लेन कर देना बेटा, होता क्या है, जिसमें सन एनर्जी जो होती है, सनलाइट ट्रैप की जाती है क्लोरोफिल में, फिर वहां पे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसकी रिएक्शन बता देनी है थोड़ी सी ना, तो ये वो सारा इसमें एक्सप्लेन भी करना है आपको। अब चलते हैं आगे बेटा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट इन दिस प्रोसेस, और सनलाइट से क्या होता है बेटा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो रहता है वो ये बेटा फोटोलिसिस होता है। ठीक है, तो ये आपने वहां पे मेंशन करना है। ठीक है, ये तो वैसे ही बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस ये तो सबको आता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जो इसका लास्ट क्वेश्चन था, अटेम्प्ट करिए सब पार्ट ए और बी, डायग्राम आपको दे रखी है, डायग्राम की लेबलिंग करनी है बेटा। ठीक है, लेवल द फॉलोइंग पार्ट इन द डायग्राम, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ होगा बेटा, यहाँ देखो पार्ट डी जो होगा, ऊपर ऑरिकल्स होते हैं नीचे वेंट्रिकल होते हैं। अब देखो बेटा ये उल्टा चलता है, मेरा राइट हैंड होगा तो फोटो में आपको जो ये लेफ्ट बन जाएगा, राइट के सामने लेफ्ट, लेफ्ट के सामने राइट होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल पूछा तो डी वाला आ जाएगा। फिर पूछा राइट ओरियम, है ना, राइट ओरियम कहाँ आएगा आपका, ए वाला पोर्शन आ जाएगा, ये तो आराम से हो गया। मेंशन वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक फर्क दिखाइए बेटा, वो फर्क किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ थिकनेस का होता है। ठीक है जी, थिकनेस का होता है बेटा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसकी थिक मस्कुलर वॉल होती है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। स्टेट वन की फंक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड सर्कुलेशन, तो बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या रोल है ब्लड सर्कुलेशन में, वो पूछा गया मुझे। अब देखो बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना वो ज्यादा मस्कुलर होता है, उसमें क्या आता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है ऑर्ट्रियम से, है ना, तो उसको क्या किया जाता है बेटा, फिर आगे भेजा जाता है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए,
तो सबसे मेन काम इसी का ही रहता है, ठीक है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, पंप करेगा ब्लड को बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी में, वहीं से जाना है ना, तो इसलिए बेटा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पोर्शन रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, ये इसका मेन फंक्शन है। वाई इज द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर देन दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, तो इसका रीजन ये रहेगा बेटा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ब्लड पंप होगा, इसलिए इसकी वॉल्स जो होती है थिकर होती है, ठीक है जी। आर पार्ट में पूछा गया लेवल डायग्राम नहीं, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो आती होगी। फिर उसके बाद में ओवम की जर्नी कैसी रहती है आफ्टर एवोल्यूशन, वो भी मुझे पूछा गया था, ठीक है। अब बेटा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ओवम की जर्नी कैसी रहती है बेटा आफ्टर ओवोल्यूशन, वो आपको बता देते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है बेटा। तो होता क्या है बेटा, एग जो होता है वो ओवरी से रिलीज होता है ओवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है। फिर वो वहां से कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अगर वहां पे स्पर्म है तो फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट बन के वो फिर से आगे चलना शुरू हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, साथ साथ में सेल डिवीजन भी होती जाएगी। फिर वो चला जाएगा बेटा यूट्रस में, अगर तो जाइगोट है तो वहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा, वहीं पे बेबी डेवलप होता है आपका। अगर बेटा यहाँ पे वो फर्टिलाइज नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होता है बेटा, वो बॉडी से बाहर आ जाता है, और यूट्रिन की लाइन जो है वो भी साथ में शेड ऑफ होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सेक्शन ए थी, बायोलॉजी खत्म हो गई है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट सेक्शन पे। चलते हैं बच्चों सेक्शन बी पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है। ऑप्शन में बेटा प्रोपेन है, बुटेन है, इथीन है और मीथेन है। अगर आपको थोड़ा सा बेटा मैं याद करवाऊं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो वो क्या होते हैं बेटा, जिनमें डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। जो इथीन होते हैं या फिर इथाइन होते हैं, जिनके लास्ट में ई होता है या फिर वाई। तो इनमें से बेटा ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक साल्ट, इनमें से बेसिक साल्ट कौन सा है। सोडियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे दिया था जिंक सल्फेट। अब बच्चे क्या सोचते हैं बेटा, बेसिक साल्ट है तो सोडियम क्लोराइड होगा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है बेटा सोडियम कार्बोनेट। अब उसका रीजन क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब इसका रीजन क्या था बच्चों वो देखिएगा। जो सोडियम कार्बोनेट है बेटा वो बनता कैसे है, वो बनता है किस किस की रिएक्शन से बेटा, उसके लिए चाहिए मुझे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या होती है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, प्लस इसके साथ रिएक्शन होती है एसिड की हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या होता है मेरे पास, वीक एसिड होता है, ठीक है जी। इसके साथ जब इनकी दोनों की रिएक्शन होती है बेटा, तो मेरे पास मिलकर क्या बनता है, मेरे पास सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। Na सोडियम ऐसे लिख लीजिए, NaSO3 Na2CO3। अब यहां देखो बेटा, इसकी रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक क्या है, एसिड है। अब रूल क्या है बेटा बेसिक साल्ट का, वो देखिएगा। अगर मेरे पास, मैं यहां सारा लिख देता हूं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस हो, जैसे यहाँ पे यही लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो आंसर हमेशा क्या बनेगा बेटा, बेसिक साल्ट, ठीक है। तीन ही ऑप्शन होते हैं, आगे देखिएगा। अगर मेरे पास वीक बेस है प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो रिजल्टेंट क्या बनता है बेटा, एसिडिक साल्ट, ठीक है जी। और अगर बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आंसर में क्या बनता है बेटा, न्यूट्रल साल्ट, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक। और मुझे पूछा गया था कि इनमें से बेसिक साल्ट कौन है, आंसर था बेटा सोडियम कार्बोनेट। रीजन क्या था, क्योंकि जब भी सोडियम कार्बोनेट बनता है तो बेस स्ट्रॉन्ग होता है, एसिड वीक होता है, और जब भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, एसिड वीक हो, तो आंसर हमेशा क्या आता है बेटा, बेसिक साल्ट, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा क्या लिखा है, स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट सिल्वर आर्टिकल जो है वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं थोड़े दिन के बाद, जब व्हेन एक्सपोज टू एयर, अगर उनको हवा में रखा जाए। इसका रीजन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, दूसरा था बेटा फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तीसरा था फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, और चौथा था फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या बनता है बेटा, सिल्वर सल्फाइड, जिसकी वजह से जो ब्लैक कलर है वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। उसके बाद में लिखा गया
अबाउट द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथीन, जब इथेनॉल इथीन बनता है तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिएक्शन, और उसकी रिएक्शन क्या थी वो भी मुझे पूछी गई है। तो सबसे पहले देखिए बेटा क्या है, concentrated H2SO4 act as dehydrating agent to convert ethanol to ethene। कहता है कि बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल किया जाता है और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है जब इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट किया जाता है। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है बेटा ये, अगर आपको रिएक्शन याद होगी। नेक्स्ट बोला गया इथीन डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर बिकॉज इट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ऑप्शन बेटा ठीक है। थर्ड देखिएगा बेटा, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए निकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस इथीन, ये भी बेटा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब फोर्थ आ गया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, तो ये बेटा गलत है बेटा, इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत था, मतलब पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्या लिखा है, गार्लिक जो है, गार्लिक कैन एक्ट एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गार्लिक जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम करता है, क्यों करता है, इट्स पंजेंट स्मेल डिसअपियर इन बेस एंड रिमेन इन एसिड, क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो बेस में गायब हो जाती है और एसिड में रहती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इट्स स्मेल रिमेन द सेम इन ऑल दी सोल्यूशन, ये गलत है बेटा। इट्स कलर टर्न्स ब्राउन इन द बेस, ये भी ठीक नहीं है। इट प्रोड्यूस बबल्स इन एसिड, ये भी ठीक नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, क्या लिखा गया, विच फॉर्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, इनमें से लुईस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कौन सा है, तो ये वाला बेटा जो है ऑप्शन ए है वो इसका आंसर है। इसमें क्या होता है बेटा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होना है, लेकिन ऑक्सीजन सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट राइट में हाइड्रोजन, तो वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बड़ा ही आसान था, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो मुझसे पूछा गया था, सबको पता है बेटा, CnH2n+2 इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका असर्शन और रीजन है। क्या बोला गया था बेटा, एनोडाइजिंग इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द नेचुरल ऑक्साइड लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम, अगर आप एनोडाइजिंग करते हैं उससे क्या होता है, जो एल्यूमिनियम की लेयर है वो थिक हो जाती है। रीजन क्या है, द थिकर ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एनोडाइजिंग एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम फर्दर क्रोजन, तो मुझे तो ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है बेटा, मुझे लग रहा है कि ए भी ठीक है और जो उसका रीजन है वो भी ठीक है। एक्चुअल कारण क्या होता है बेटा, एनोडाइजिंग जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपका जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, याद रखिएगा एल्यूमिनियम जो है वो उसको एनोड बनाया जाता है, तो पढ़ी होगी ना अपनी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाएगा, जब आप करंट पास करोगे तो क्या होता है, जो मेटल होता है वो उसी पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक थिक और लेयर बन जाती है किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और इससे क्या होता है, जो नीचे आपका मेटल होता है उस पर एक कोटिंग बन जाती है, वो फर्दर क्रोजन से उसको प्रिवेंट भी कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था, पैकेज फूड प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे चिप्स हो गया, उन्हें ऑफन फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस बिफोर सीलिंग, उनको सील करने से पहले उसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो भरा जाता है। व्हाई इज नाइट्रोजन यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है बेटा ऑक्सीजन के बदले में, क्योंकि ये इनर्ट है, इनर्ट गैस है और ये रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा, नेम एनीवन एंटीऑक्सीडेंट एडेड टू सच फूड प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स रोल, इसके लिए बोला गया बेटा कि कोई ऐसा एंटीऑक्सीडेंट बताइए जो इन तरह के खाने में या फिर प्रोडक्ट में मिलाया जाता है, उसका रोल क्या है बेटा, तो ये है BHA, ठीक है, एक BHA है, या फिर हो गया बेटा BHT, ये मिलाए जाते हैं, उनका रोल क्या है बेटा, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब खराब होने से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैच द इंडिकेटर्स इन कॉलम में विद द कलर चेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये इंडिकेटर दिए थे और यहाँ पे कलर चेंज पूछा गया था, तो लिटमस जो है बेटा मुझे पता है एसिड में रेड कलर का हो जाता है, तो ये इसके साथ ही सेट बैठ जाएगा। फिर आगे बेटा फिनोल पेथेन, ये आ गया आपका कलरलेस, और मिथाइल उरन जो होता है वो एसिड में येलो कलर का होता है, तो सीधा सीधा इनके साथ ही मैच करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन की कंबशन के लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए मीथेन और इथेनॉल के लिए,
और व्हाई आर दीज कंपाउंड कंसीडर क्लीनर फ्यूल, और इनको क्लीन फ्यूल क्यों बोला जाता है। और आर में पूछा गया था बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इन्हें बैलेंस करिए एंड इंक्लूड द फिजिकल स्टेट। अब यहाँ देखिए बेटा फिजिकल स्टेट के बारे में पूछा गया, इनकी फिजिकल स्टेट कैसे वो भी लिखिए। फिर बोला गया आल्सो स्टेट वेदर द रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, जस्टिफाई आंसर, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और फिर इसको जस्टिफाई करिए। तो इनको बेटा आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले बच्चों पूछा गया था कंबशन ऑफ मीथेन एंड इथेनॉल, तो इसकी रिएक्शन लिखनी थी मुझे। तो रिएक्शन देखो बेटा क्या होती है, ये आ गया मेरे पास मीथेन आ गया, ये 2 टाइम ऑक्सीजन आ गया, बैलेंस करके बता रहा हूं, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 2 टाइम वाटर। फिर उन्होंने क्या बोला था बेटा, इथेनॉल की कंबशन क्या है वो भी लिखनी है मुझे। तो इथेनॉल की कंबशन क्या होती है, ये आ गया पहले इथेनॉल C2H5OH प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन, तो इसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं 2 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 टाइम वाटर। फिर पूछा गया था बेटा ये क्लीन फ्यूल क्यों है, तो उसका रीजन क्या है बेटा, इनका जो पोल्यूशन है वो कम है। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, दे प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन, तो ये कम पोल्यूशन बनाते हैं, एंड इसीलिए एंड देयरफॉर आर कॉल्ड, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, क्लीन फ्यूल। ठीक है जी। दूसरे पार्ट में क्या बोला गया बेटा, इसका जो आर पार्ट था उसमें क्या पूछा गया था, मुझे बैलेंस करनी थी केमिकल इक्वेशन। मुझे एक इक्वेशन दे रखी थी उसको बैलेंस करना था। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा, वो क्या थी, ये आयरन आ गया प्लस वाटर आ गया H2O, बन गया बेटा आयरन ऑक्साइड Fe2O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसे पहले तो बैलेंस करना था मुझे, उसके बाद में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट है वो भी लिखनी थी, फिर बताना था क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, उसको जस्टिफाई करना था। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे आयरन, सॉरी यहाँ पे 3 थे, मैंने 2 लिखे हैं, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऑक्सीजन देखो बेटा यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन 8 हो गए, तो यहाँ भी 4 से कर देते हैं, ये होगी बैलेंस। अब इनकी फिजिकल स्टेट कैसी थी बेटा, उसके बारे में पूछा गया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आयरन जो होता है सॉलिड होता है, वाटर जो होता है बेटा आपका ये गैसी स्टेट में होता है, वेपर्स होते हैं, है ना। ये बन गया आयरन ऑक्साइड, ये भी हमारे पास किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, और हाइड्रोजन तो मेरे पास मुझे पता है गैसेस फॉर्म में होती है। इसकी फिजिकल स्टेट आ गई। फिर पूछा गया कि आज ये रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर नहीं है, तो ये बिल्कुल रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा। क्यों है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखो, इसने अपने ऑक्सीजन इसको दे दी, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। रीजन क्या है, आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, इज ऑक्सीडाइज्ड, एंड वाटर जो है उसने ऑक्सीजन दिया है ना, तो वो कम हो गया, इज रिड्यूस्ड। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। रवि ऑब्जर्व दैट हिज मदर यूज बेकिंग सोडा व्हाइल मेकिंग पकोड़ा। उसने क्या देखा कि उसकी मदर जो है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करती है जब पकोड़ा बनाती है, और वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करती है व्हाइल क्लीनिंग क्लोथ्स, जब कपड़ों को साफ करती है। हिज फादर, उसके जो पापा हैं, वो इस्तेमाल करते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर को टू डिसइंफेक्ट द वाटर टैंक। ठीक है, अब उसमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला, हाउ डज बेकिंग सोडा हेल्प इन कुकिंग। बेकिंग सोडा का क्या हेल्प काम है कुकिंग में, उसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखिए जब उसको हीट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट और भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा, स्टेट वन यूज ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। एक तो ब्लीचिंग पाउडर का मुझे यूज लिखना था, फिर उसकी प्रिपरेशन के लिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है इक्वेशन वो लिखनी थी। नेक्स्ट लिखा गया राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम और फॉर्मूले पूछेगी बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का। ठीक है, फिर और में बेटा लिखा गया व्हाई इज वॉशिंग सोडा इफेक्टिव इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए वॉशिंग सोडा क्यों इतना इफेक्टिव है, उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो भी मुझे पूछेगी। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं, तो एक एक करके बेटा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले पूछा गया हाउ डज बेकिंग सोडा हेल्प इन कुकिंग। बेकिंग सोडा से कुकिंग में कैसे हेल्प होती है, केमिकल रिएक्शन क्या है वो भी लिखिए जब उसको हीट किया जाता है। अब यहाँ देखो बेटा, जो हमारे पास बेकिंग सोडा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
बेकिंग सोडा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको बेटा। जो मेरे पास बेकिंग सोडा होता है हमारे पास, वो क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होता है? दैट मेक्स, उससे क्या होते हैं आपके जो पकोड़ाज होते हैं वो फ्लफी बनते हैं, थोड़े फूले हुए बनते हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन क्या होता है वो देखिएगा बेटा। रिएक्शन के बारे में पूछा गया था, इसकी रिएक्शन तो वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा बेकिंग सोडा की। तो ये आ गया आपके पास बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको जब मैंने हीट किया, ये पूछा गया था जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, ठीक है। ये था बेटा आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा गया। तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ देखिए क्या पूछा था मुझे। स्टेट वन यूज ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, एक यूज बताना है मुझे ब्लीचिंग पाउडर का। स्टेट वन यूज द ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। और उसके लिए फिर मुझे क्या करना था बेटा? केमिकल इक्वेशन लिखनी थी। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, जो बी पार्ट था इसका, तो ब्लीचिंग पाउडर जो रहता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्या करता है? इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट्स वाटर, पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब क्या बोला गया नेक्स्ट? उसने उसकी इक्वेशन लिखी है बेटा कि वो बनता कैसे है ना। तो यहाँ देखिए बेटा, ये आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2 प्लस क्लोरीन, तो बन जाएगा बेटा कैल्शियम ऑक्सी क्लोरेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर, और इसी को बोला जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। फिर देखिए बेटा सी पार्ट में पूछा गया राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला। केमिकल नेम भी लिखना है और फॉर्मूला भी लिखना है, किसका? बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का। तो इसकी सी पार्ट में केमिकल नेम पूछा गया था बेटा बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का, और उनके फॉर्मूले पूछे गए। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है बेटा? सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहता है इसका? केमिकल फॉर्मूला वो होता है बेटा NaHCO3। दूसरा था बेटा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है जी, जिसका केमिकल नेम पूछा गया था। तो इसका बेटा केमिकल नेम क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं। तो इट्स केमिकल नेम इज सोडियम सोडियम कार्बोनेट, और इसमें क्या होता है? 10 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, है ना। तो इसलिए बोलेंगे डेका हाइड्रेट, डेका, यहां पे लिख देता हूं डेका हाइड्रेट, ठीक है। फिर क्या बोला गया था मुझे नेक्स्ट? नेक्स्ट बोला गया था इसका फॉर्मूला लिखिएगा। इसका बेटा जो फॉर्मूला है वो होता है बेटा Na2CO3 डॉट 10 टाइम वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसके और वाले। तो आर वाले पार्ट में बेटा क्या पूछा गया था? Why is washing soda effective in removing permanent hardness of the water? वॉशिंग सोडा इतना इफेक्टिव क्यों है बेटा? परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए इसकी केमिकल रिएक्शन मुझे लिखनी है। तो इसका रीजन क्या होता है बेटा? याद देखिएगा, जो इसका और वाला पार्ट था, डी पार्ट था, जो यहाँ लिखेंगे बेटा वॉशिंग सोडा जो होता है हमारे पास, वॉशिंग सोडा रिमूव्स, ये क्या करता है? रिमूव्स हार्डनेस, ये हार्डनेस को रिमूव करेगा। कैसे करेगा बेटा? बाय प्रेसिपिटेटिंग कैल्शियम स्लैश मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। अब जो हार्डनेस होती है पानी में किस वजह से होती है? कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के आयंस की वजह से होती है, ठीक है। तो ये करता है इनका प्रेसिपिटेट बना देगा और वो सेटल डाउन हो जाएंगे, वो वहां से हट जाएंगे और हार्डनेस हट जाएगी। रिएक्शन क्या होती है बेटा? ये देखिए, ये कैल्शियम आ गया मेरे पास, उसका आयन आ गया, प्लस ये आ गया डिटर्जेंट हमारे पास, है ना, सोडियम कार्बोनेट आ गया। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन जाएगा प्रेसिपिटेट, ठीक है।
और ये नीचे बैठ जाएगा प्लस सोडियम आयन जनरेट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 में बेटा हमें ये फिगर यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे एक ग्लोइंग स्प्लिंट यहाँ पे मतलब आग जलाई गई है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला और ये जिंक ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं। सबसे पहले पूछा गया नेम द गैस इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन सी गैस इवॉल्व होगी। फिर बोला गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, क्या होगा ग्लोइंग स्प्लिंट व्हेन ब्रॉट नियर द माउथ फॉर टेस्ट ट्यूब, अगर इसको मैं इसके पास लेके आऊंगा तो क्या होगा, क्या जिंक जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर है या नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। फिर और पार्ट में था बेटा व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इनको अरेंज करना था रिएक्टिविटी के हिसाब से। एमेल्गम क्या होता है, एक्वा क्या होता है और उसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो बेटा अब इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा हमने क्या किया था, जिंक जो था उसे ऐड किया था सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 29 है। तो रिएक्शन क्या होती है बेटा, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी और ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये आगे इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा क्या क्या पूछा गया, नेम द गैस इवॉल्व, तो वो कौन सी आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस। फिर बोला गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, वो ये भी लिख दी, दो हो गए। सी पार्ट में व्हाट हैपन टू द ग्लोइंग स्प्लिंट, अगर मैं इसको आग को इसके पास लेके जाऊं तो क्या होगा बेटा, मुझे पता है इट प्रोड्यूस पॉप साउंड, है ना, हाइड्रोजन का ये टेस्ट भी होता है बेटा। तो क्या होगा बेटा, ग्लोइंग स्प्लिंट जो है मेरे पास, ग्लोइंग स्प्लिंट ये क्या करेगा, बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, इज जिंक, क्या जिंक जो है वो एबव है या बिलो है हाइड्रोजन की इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से आती होगी बेटा तो मुझे पता है जिंक जो होता है, जिंक इज एबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें उसमें जिंक जो होता है वो ऊपर होता है हाइड्रोजन की। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आर पार्ट पे। यहाँ देखिएगा व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मेटल की। ठीक है, उसके बाद में क्या करना था, अरेंज करना था इन मेटल को अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बेटा, एक लिस्ट है मेटल की जो इसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज। तो आप इसको लिख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज ए लिस्ट ऑफ मेटल, ये मेटल्स की एक लिस्ट है जिसमें मेटल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो मेन वर्ड यहाँ लिख देता हूँ बेटा जो आर पार्ट में पूछा गया था। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इस हिसाब से अरेंज किया जाता है उनको मेटल्स को। ठीक है, फिर मुझे क्या करना था बेटा, अरेंज करके देना था मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन एंड पोटेशियम को। तो यहाँ देखो बेटा मुझे पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होती है वो किसकी होती है, पोटेशियम की होती है, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आता है मेरे पास, मैग्नीशियम आता है बेटा, फिर मेरे पास जिंक आता है, जिंक आता है बेटा, फिर उसके बाद में आयरन आ जाएगा, Fe आ जाएगा, फिर उसके बाद में आ जाएगा मेरे पास कॉपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अरेंज करके दे दिया आपको। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी में क्या पूछा गया, व्हाट इज एमेल्गम, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन बेटा। एमेल्गम जो होता है ये एलॉय है मरकरी का, है ना। तो ये क्या होता है, एलॉय ऑफ मरकरी विद एनदर मेटल। तो मरकरी का जो एलॉय होता है किसी दूसरे मेटल के साथ उसको एमेल्गम बोला जाता है। ठीक है, लास्ट पार्ट था व्हाट इज एक्वारिजिया, एक्वारिजिया क्या होता है। ठीक है, और फिर पूछा गया था राइट इट्स कंपोजिशन। तो इसको कोशिश करते हैं यहीं भी लिखने की। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास, ये सी पार्ट आ गया इसका और में जो था। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया बेटा एक्वारिजिया क्या होता है। तो एक्वारिजिया जो होता है इट इज ए मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है बेटा जिसमें 3 पार्ट किसके होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और एक पार्ट क्या होगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, बाय वॉल्यूम। तो फिर से बता देता हूँ बेटा एक्वारिजिया क्या होता है, जिसमें 3 पार्ट्स किसके होंगे, कंसंट्रेटेड HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक पार्ट जो होगा वो हमारा होगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, जिसको बोला जाता है बाय वॉल्यूम। ये काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा गया, राइट इट्स कंपोजिशन। ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन बता दी, और एक्वा क्या होता है बेटा वो भी मैंने डिफाइन कर दिया। और इसमें होता क्या है बेटा, इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो इसमें क्या होता है बेटा, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहां लिख लीजिए, इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग metals like gold and platinum। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक। चलते हैं बच्चों सेक्शन सी पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। ह्यूमन आई का एक ऐसा हिस्सा जो अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर करते हैं उसको कंट्रोल करता है, ये तो सबको पता है बेटा, प्यूपिल इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो एक न्यूमेरिकल है। क्या है बेटा, एक पीस ऑफ वायर है आज, जिसको आपने लेंथ वाइज 3 हिस्सों में बांट दिया। अब ये हिस्से जो थे इनको कनेक्ट किया गया पैरेलल में, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा, R डैश है। तो R अपॉन R डैश की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो न्यूमेरिकल है बेटा, आपको अच्छे से सॉल्व करना सिखाते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, हमने रेजिस्टेंस की 3 हिस्से कर दिए ना, तो एक पार्ट का हिस्सा कितना बनेगा बेटा, R/3 है ना, दूसरे का भी R/3, और तीसरा भी क्या बन गया, R/3। इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा है ना, पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/R करके, तो उसका नाम है R डैश। तो ये क्या बन जाएंगे बेटा, 1/, मतलब उल्टा हो जाएंगे, बनेंगे 3/R प्लस 3/R और प्लस 3/R। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 3 6 और 9 9/R। उल्टा करेंगे तो R डैश इज इक्वल टू R/9। और मुझे फाइंड किसकी वैल्यू करनी है बेटा इसमें, R/R डैश है ना। तो मुझे R/R डैश मतलब इसको इधर भेजूंगा, इसको यहाँ पे, तो R/R डैश, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन जो डी दिख रहा है इसमें, ये तो ये वाला इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 असर्शन रीजन है। क्या कहता है बेटा, ये कहता है डिफ्लेक्शन ऑफ ए कंपास नीडल प्लेस नियर ए करंट कैरिंग वायर डिक्रीज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज। कहता है जो नीडल की डिफ्लेक्शन है, ठीक है, प्लेस नियर ए करंट कैरिंग वायर, एक वायर है जिसमें से करंट जा रहा है, उसके पास क्या है बेटा, एक कंपास जो है, कंपास नीडल रखी गई है, उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगी अगर करंट आप वायर में बढ़ा दोगे। ये गलत है बेटा, करंट बढ़ाने से डिफ्लेक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है, तो असर्शन जो है वो गलत है। रीजन क्या है बेटा, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीज व्हेन द करंट इन द कंडक्टर इज इंक्रीज। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ जाता है बढ़ाने से, करंट बढ़ाने से। तो ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर बेटा, ए जो फॉल्स है, लेकिन आर जो है इसमें ट्रू है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या लिखा है, नेम द प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल का नाम बताइए जिसपे आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है। एक्सप्लेन करिए हाउ ए फ्यूज वायर हेल्प टू सेव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंटली प्रोड्यूस हाई करंट, और फ्यूज कैसे आपके घर को बचा लेता है। और पार्ट में बेटा एक न्यूमेरिकल दिए गए, पावर दी गई मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज जो था वो भी दिया है, करंट कितना फ्लो करेगा वो पूछा गया, और इसमें आप 5 एम्पियर रेटिंग का लगा दोगे इलेक्ट्रिक फ्यूज तो क्या होगा वो भी इसमें पूछा गया था। तो आइए बेटा अब इसको सॉल्व करना सीखें। तो यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 33। ठीक है, तो 33 में पार्ट ए में पूछा गया किस प्रिंसिपल पे आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है बेटा, तो वो हो गया आपका जूल्स लॉ। जूल्स लॉ, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब एक्सप्लेन करना था कि कैसे आपका जो फ्यूज वायर है हेल्प करता है आपको डैमेज होने से। तो यहाँ देखो बेटा, आपको जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर जो होता है उसका क्या होता है, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बड़ा कम रहता है। ठीक है जी, तो जब क्या होता है, एक्सेसिव ज्यादा करंट करंट उसमें फ्लो करेगा, फ्लोज ड्यू टू किस वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से, या फिर
ओवरलोडिंग की वजह से। तो अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा बेटा, इट मेल्ट्स, वो मेल्ट कर जाएगा, एंड ब्रेक दी सर्किट, ब्रेक दी सर्किट, तो सर्किट को ब्रेक कर देगा और आपके घर को जो है वो डैमेज से बचा लेगा, ठीक है। एंड सेव, या फिर हाँ ये लिख लेते हैं, सेव इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज। ठीक है जी, हो गया बेटा। अब आगे देखिए, इसमें न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो यहाँ पे देखो बेटा न्यूमेरिकल में मुझे क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया था, पावर जो है वो मुझे दे रखा है, तो ये इसका आर पार्ट आ गया बेटा। पावर मुझे दे रखा था बेटा, पावर कितना है, 1100 वाट का है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, वो कितना दे रखा है मुझे यहाँ पे, 220 वोल्ट का दे रखा है, और करंट कितना फ्लो करेगा वो मुझसे पूछा गया था। तो बेटा यहाँ पे देखो करंट किसके बराबर होता है, P अपॉन V, तो ये आ गया बेटा 1100 डिवाइडेड बाय 220, ये कट गया, ये 5 से कटेगा तो 5 एम्पियर, मतलब इसमें से जो करंट फ्लो करने वाला है आई वो करेगा बेटा 5 एम्पियर का। एक आंसर तो आ गया। आगे देखिए क्या पूछा था, व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर कनेक्टेड इन द सर्किट। अगर बेटा इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा दूं कितना, 5 एम्पियर का, तो क्या होगा। अब जो फ्यूज जो होता है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका रीजन क्या है बेटा। फ्यूज जो होता है ना बेटा, फ्यूज इज रेटेड स्लाइटली हायर, स्लाइटली हायर देन ऑपरेटिंग करंट। फ्यूज जो होता है वो जितना भी करंट सर्किट में आ रहा है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू का लगाया जाता है। अगर कम वैल्यू का लगा दोगे या बराबर लगा दोगे बेटा, तो वो बार बार डैमेज होगा और आपका सर्किट जो है वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, अगर बराबर लगा दिया मैंने, जैसे करंट भी 5 एम्पीयर का चलता है, 5 एम्पीयर का फ्यूज लगा दिया, तो उससे क्या होगा, फ्यूज जो होगा, फ्यूज विल ब्लो फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार खराब होता जाएगा, जलता जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपका जो सर्किट है वो ऑपरेट ही नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक बेटा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34। उसमें मुझे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले पूछा गया, गिव रीजन, रीजन दीजिए कि स्काई जो है वो डार्क क्यों दिखती है पैसेंजर को जो बड़े हाई एल्टीट्यूड पे ट्रैवल करते हैं। और नेक्स्ट क्या था, डेंजर सिग्नल जो है वो रेड कलर के क्यों होते हैं, ठीक है। आइए अब आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दें। तो यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 34 था, दो पार्ट थे। पार्ट 1 में था कि स्काई जो है डार्क क्यों दिखता है पैसेंजर को जो हाई एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। उसका रीजन क्या था बेटा, एट, लिख लीजिए आप भी, वेरी हाई अल्टीट्यूड, अगर आप ज्यादा हाइट पे चलो जाओगे तो उसमें क्या होगा बेटा, एटमॉस्फेयर जो होता है आपका, एटमॉस्फेयर इज थिनर, ठीक है। तो जितना ऊपर जाते जाओगे एटमॉस्फेयर उतना ही थिन होता जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो थिन हो जाएगा, उससे क्या होगा बेटा, स्कैटरिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट क्या होगा बेटा, उससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल, या फिर ऐसे लिख लो, देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब लाइट की स्कैटरिंग ही नहीं होगी और जो स्काई जो होगा आपको ब्लैक दिखेगा, स्काई अपीयर्स ब्लैक, ठीक है जी। या फिर डार्क बोल लीजिए, डार्क लिख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था बेटा कि डेंजर सिग्नल जो होते हैं, डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर, डेंजर सिग्नल जो होते हैं वो लाल रंग के क्यों होते हैं। ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेटा, आपको पता भी होगा। इसका रीजन क्या है बेटा, कि जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, ठीक है ना। रेड लाइट हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो उसकी वेवलेंथ सबसे लंबी रहती है, जिस वजह से क्या होता है बेटा, एंड हैंस लीस्ट स्कैटर्ड, वो बड़ी कम स्कैटर होती है, ठीक है जी। उससे क्या होता है बेटा, बड़ी कम उसकी स्कैटरिंग होती है, एंड और वो विजिबल होती है, विजिबल टू लॉन्ग डिस्टेंस,
दूर तक हमें दिख जाती है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया था बेटा व्हाट इज ए सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है। ड्रा करिए पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड ए बार मैग्नेट। और फिर बोला गया था लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन द टू फील्ड्स ऑफ द अबव केस। फिर दोनों के बीच में मुझे डिस्टिंग्विश करना था, दो पॉइंट बताने थे डिफरेंस के। तो यहाँ देखो बेटा सोलेनोइड क्या होता है, एक कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है बेटा, सिलिंड्रिकल शेप में होती है और जिसकी लेंथ जो है वो उसकी डायमीटर से बड़ी होती है। ठीक है, तो मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ बेटा, सोलेनोइड क्या होती है, एक सिलेंड्रिकल इंसुलेटेड कॉपर वायर सिलेंड्रिकल शेप में होती है और जिसकी लेंथ जो है उसकी डायमीटर से ज्यादा रहता है, बॉडी ज्यादा रहती है। आगे देखिए बेटा, जब हम क्या करते हैं करंट पास करते हैं कि सोलेनोइड में से, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर बनता है वो सेम का सेम आपका बार मैग्नेट की तरह ही बनता है, ये आपको पता होगा बेटा। और फिर बार मैग्नेट और सोलेनोइड जो होते हैं उसमें किस तरह के पैटर्न होता है बेटा वो भी आपको पता ही होगा। ठीक है, तो डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा नहीं। डिस्टिंग्विश फीचर, दो डिफरेंस बताने थे दोनों में बेटा, वो मैं बता देता हूँ। तो पहला डिफरेंस यहाँ देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक एक करके मेंशन कर देता हूँ। पहला डिफरेंस देखिए क्या है, पहला डिफरेंस कहता है कि एक सबसे पहले हम लेंगे इसका बेटा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कैसा है। अब यहाँ देखो बेटा सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। लेकिन बार मैग्नेटिक केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी अपनी होती है बेटा। ठीक है, उसको कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं करता। तो पहला आप यहाँ लिख लीजिए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कैसा है उस पर बेस बेटा पहला डिफरेंस क्या है हमारा, कि जो सोलेनोइड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। लेकिन बार मैग्नेट के केस में बेटा उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मटेरियल की वजह से है, मैग्नेट की वजह से। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, दूसरा हम ले लेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कंट्रोल, ऐसे लिख सकते हैं कंट्रोल, कंट्रोल ओवर, ओवर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कंट्रोल जो है उस हिसाब से। अब यहाँ देखो बेटा जो सोलेनोइड है उस केस में क्या कर सकते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं करंट को अगर बंद कर देंगे तो वो मैग्नेट नहीं रहेगा, है ना, मैग्नेटिज्म उसका खत्म हो जाएगा। बार मैग्नेट केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा फिक्स होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सोलेनोइड के केस में हम चेंज कर सकते हैं करंट को वेरी करके। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाई डजंट द प्लेनेट अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, प्लेनेट जो है वो हमें चमकते हुए क्यों नहीं दिखाई देते। फिर बेटा बी पार्ट में पूछा गया है कि यंग बॉय है, कैन एडजस्ट द पावर ऑफ हिज आई लेंस, वो अपने आई लेंस की पावर को एडजस्ट कर लेता है 40 डायोप्टर और 50 डायोप्टर के बीच में, उसका फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी है। और फिर उस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज रेटिना फ्रॉम द आई लेंस से रेटिना का डिफरेंस क्या है, जिसे आप मान सकते हो बेटा इमेज की तरह मान सकते हो। व्हाट इज हिज नियर पॉइंट, उसका नियर पॉइंट क्या होगा। ठीक है, पहले यहाँ देखो बेटा आपको जो प्लेनेट्स हैं वो चमकते हुए क्यों नहीं दिखाई देते, व्हाई डजंट द प्लेनेट अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। अब उसके लिए क्या लिखेंगे हम, कहते हैं स्टार ट्विंकल्स, आपके जो तारे हैं वो क्यों चमकते हैं बेटा, स्टार क्यों चमकते हैं, बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज ए सोर्स, क्योंकि वो एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स की तरह है, माना जाता है कि वहां से लाइट आ रही है। एंड दे लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक लेयर, फिर क्या होता है बेटा एटमॉस्फेयर में जो लेयर होती है वो क्या करती है, उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से उनकी लाइट जो है वो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर से आती है तो एटमॉस्फेरिक रिएक्शन की वजह, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है बेटा फ्लक्चुएशन होती है, इसलिए हमें वो चमकते हुए ट्विंकलिंग करते हुए स्टार दिख जाते हैं। अब प्लेनेट के केस में बेटा हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्लेनेट है वो ग्रुप ऑफ स्टार, जब बड़े सारे स्टार से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए क्या होता है एक स्टार की लाइट जो है दूसरे स्टार की लाइट को कैंसिल कर देती है और इसलिए हमें वो चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, ए यंग बॉय, एक बच्चा है वो एडजस्ट कर सकता है पावर ऑफ हिज लेंस बाय बिटवीन 14 डायोप्टर एंड 50 डायोप्टर के बीच में, उसका नियर पॉइंट सॉरी फार पॉइंट इंफिनिटी है। पहला पूछा गया उसका रेटिना का उसका आई लेंस से डिस्टेंस कितना है, फिर पूछा गया उसका नियर पॉइंट कितना है। तो ये बेटा न्यूमेरिकल है, इसको आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखाते हैं। अब देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो मुझे यहाँ पे देखो बेटा पावर की रेंज दे रखी है ना, पावर जो है वो एक बार दे रखा है 40 डायोप्टर
और दूसरी बार पावर जो है वो मेरे पास कितनी है बेटा 50 डायोप्टर, ठीक है। और फार पॉइंट जो है इसका, फार पॉइंट जो है वो कितना है इन्फिनिटी, ये सब मुझे दे रखा है। पहले पूछा गया डिस्टेंस क्या है रेटिना का आई लेंस से। अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले रेटिना का डिस्टेंस पूछा गया, रेटिना का डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां देखो बेटा इसका लॉजिक क्या है, एट फार पॉइंट, फार पॉइंट पे जिसको हम क्या मानते हैं इन्फिनिटी मान के चलते हैं, आईज जो है यूज इट्स मिनिमम पावर, वो अपनी कम से कम पावर इस्तेमाल करती है। तो यहां लिख लेंगे बेटा आई यूजेस इट्स मिनिमम पावर, ये क्या आ गया मिनिमम पावर। वो कितनी है बेटा इसमें दे रखी है मुझे 40 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है 1/p, ये है बेटा मीटर में, है ना। तो ये आएगा 1/40, ये आएगा आपके पास मीटर में। तो ये बन जाएगा बेटा मेरे पास 0.025 मीटर आ गया। लेकिन अगर मुझे सेंटीमीटर में इसको चेंज करना है तो उसका आंसर बनेगा 2.5 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोकल लेंथ इस केस में कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। इसलिए मेरा जो रेटिना है, ठीक है, इसीलिए सो रेटिना जो है वो कितना है बेटा 2.5 सेंटीमीटर जो है बिहाइंड है, बिहाइंड दी आई लेंस, ठीक है, ठीक है। दूसरी बार देखो बेटा, नियर पॉइंट जो है उसका नियर पॉइंट क्या होगा ये मुझे पूछा गया था। अब यहां देखो बेटा, नियर पॉइंट के लिए पावर ऑफ अकोमोडेशन कितनी लगेगी 50 डायोप्टर, ठीक है। जैसे बेटा फार पॉइंट था तो उसमें मिनिमम चाहिए, तो नियर पॉइंट के लिए क्या चाहिए पावर ऑफ अकोमोडेशन मैक्सिमम चाहिए, वो कितनी है मेरे पास यहाँ पे 50 डायोप्टर है। तो फोकल लेंथ क्या होती है 1/p, ये मीटर में है बेटा, तो बन जाएगा 1/50 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा रेटिना का जो डिस्टेंस था, रेटिना का डिस्टेंस वो कितना निकला था मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर वो था बेटा। उसके अलावा यू को मैं यू ही मान के चलता हूँ, ठीक है। और फिर उसके अलावा मेरे पास जो फोकस निकला एफ निकला वो कितना है 2 सेंटीमीटर, यू मेरे पास है नहीं, इसी को बोलेंगे बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये मेरा नियर पॉइंट निकाल के देगा मुझे। अब यहाँ देखो बेटा रिलेशन मुझे पता क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे डालते हैं वैल्यू, तो बनेगा बेटा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2.5 माइनस 1/u आ गया। अब यहाँ से देखो बेटा इसको इधर भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो 1/u किसका बन गया 1/2.5 माइनस 1/2 बन गया। एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक है। एलसीएम ले लें बेटा अगर, तो ये डाई है ये 2 है तो कितना बनेगा, डाई का डबल कर दो तो 5 हो गया, ये तो बन गया 2 माइनस 2.5 बन गया, ठीक है। तो 1/u कितना बन गया मेरे पास 0.5, वो भी माइनस का, डिवाइड में क्या आ गया 5, पॉइंट हटाऊंगा नीचे क्या आएगा बेटा 10 आएगा, 5 कट गया, तो 1/u बन गया -1/10। तो यहां से देखो बेटा u का आंसर निकल के आ गया -10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है -10 सेंटीमीटर, और यही आएगा मेरा इसका नियर पॉइंट। तो वो कितना निकल गया बेटा 10 सेंटीमीटर निकल गया फ्रॉम आई, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा किस तरीके से न्यूमेरिकल जो है वो पूछे जाते हैं हमें। अब देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट है बेटा उसको 30 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा किया गया एक कन्वेक्स मिरर से। बेटा ध्यान रखिएगा कनकेव कन्वेक्स का, और मैग्निफिकेशन जो बनी वो कितनी है 1/2 है, m का आंसर 1/2। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, मतलब u मुझे फाइंड करना है ताकि मेरे पास मैग्निफिकेशन कितनी आ जाए 1/3 आ जाए, ठीक है। ये तो सीधा सीधा न्यूमेरिकल पूछा गया था बेटा, आइए इसको सॉल्व करना सीखें। आइए बच्चों देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखो बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना मेरे पास 30 सेंटीमीटर है कन्वेक्स मिरर से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है u, वो कितना मेरे पास -30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कितना है बेटा यहाँ पे 1/2 मुझे दे रखा है, बाकी वाला पोर्शन जो उसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ देखो बेटा u मेरे पास -30 है, मैग्निफिकेशन कितनी है बेटा 1/2, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -v/u, क्योंकि मिरर है उसमें ये फॉर्मूला होता है, ये आएगा बेटा 1/2 के बराबर आ गया।
अब u मुझे दे रखा था बेटा, तो ये बनेगा माइनस v, u की वैल्यू -30 और यहाँ पे 1/2 हो गया, माइनस भी कट गया, ये वहां चला जाएगा, तो v कितना बन गया, 30/2 करूंगा तो 15 आ गया मेरे पास v, है ना। तो 15 सेंटीमीटर आ गया मेरा v, मतलब इमेज का डिस्टेंस इतना आ गया। अब मिरर फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, अगर बेटा मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं, मिरर फॉर्मूला, उसके मुताबिक 1/u प्लस 1/v, इसका आंसर होता है 1/f। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा v 15 है, u कितना है मेरे पास, माइनस का 30, तो -1/30, ये 30 है, प्लस 1/15, ये बन गया मेरे पास 1/f। एलसीएम ले लेंगे बेटा, कितना आएगा 30, ये -1 बनेगा, +2 बनेगा, यहाँ पे आ गया 1/f, तो बन गया 1/30 इज इक्वल्स टू 1/f। तो f का आंसर आ गया मेरे पास 30 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकल लेंथ आ गई बेटा, वो कितनी आ गई मेरे पास, 30 सेंटीमीटर आ गई। अब आगे देखो बेटा, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट ए मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। अब मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी है मुझे, 1/3, तो मैग्निफिकेशन कितनी है बेटा, 1/3। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u इज इक्वल्स टू 1/3। देखो बेटा पहले भी हमने v और u इस्तेमाल किया, इस बार भी कर रहे हैं बेटा v और u, लेकिन मैं डैश लगा दूंगा ताकि पता चल सके वो पहले वाले थे और ये अभी वाले हैं। ठीक है, यहां से देखो बेटा, अगर मैं वैल्यू निकालूं v डैश की, तो वो कितनी बन जाएगी, u डैश अपॉन 3, और माइनस भी मैं वहीं पे भेज देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा फिर से मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला अगर मैं फिर से इस्तेमाल करूं तो क्या होता है बेटा, वो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f होता है। ठीक है ना, अब आगे देखिएगा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे डैश लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने डैश यूज किया इसके लिए। अब यहाँ देखो बेटा v डैश की वैल्यू क्या है, -u'/3, तो ये बनेगा 1/u डैश, v डैश के बदले में क्या आएगा, माइनस यहाँ लगा देता हूँ 1/u'/3, तो ये आ गया u'/3 और ये आ गया 1/f, तो बन गया 1/u डैश, ये ऊपर चला आएगा -3/u डैश, और ये बन गया मेरा 1/f, तो ये सीधे सीधे बन गया -2/u डैश इज इक्वल टू 1/f, और फोकल लेंथ कितनी निकालते हमने, 30 निकाली है ना, तो ये बेटा 30 आ गया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो u डैश का आंसर आ गया -60 सेंटीमीटर। और ये पूछा गया था बेटा कि u कितना होगा अगर मैग्निफिकेशन कितनी है, 1/3 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा, और न्यूमेरिकल जो है चैप्टर लाइट से पूछे भी जाते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको एक डायग्राम दे रखा है, फिर उस पर बेस कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। विनीता और अहमद जो है डेमोन्स्ट्रेटेड ए सर्किट, उन्होंने एक सर्किट दिखाया जो ऑपरेट करता है 2 हेडलाइट्स को और 2 साइड लाइट ऑफ ए कार इन दी स्कूल एग्जीबिशन। इस डेमोन्स्ट्रेटेड सर्किट पे कुछ क्वेश्चन पूछेगी। सबसे पहले क्या था बेटा, स्टेट व्हाट हैपन व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। जब स्विच ए को पोजीशन 2 के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो बेटा, जब इसको मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो 12 ओम वाली जो लैंप है वो मेरी ऑन हो जाएंगी और ये वाली ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, ये सर्किट यहाँ पे टूट गया। नेक्स्ट पूछा गया पोजीशन 3 के साथ जोड़ेंगे, जब यहाँ जोड़ूंगा तो 4 ओम वाली जो मेरी लैंप है वो ऑन हो जाएंगी, 12 वाली बंद हो जाएंगी। क्लियर हो गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए बेटा पार्ट 2 में क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ईच लैंप व्हेन लिट, हर एक लैंप के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। अब यहाँ देखो, या फिर बोलते बोल सकते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को। यहाँ देखो बेटा ये सारे के सारे क्या है, कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल है ना। ये कैसे कनेक्टेड है, यहाँ लिख देता हूँ कनेक्टेड, मेन पॉइंट कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ये सारी की सारी लाइटें पैरेलल में है तो वोल्टेज जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, वोल्टेज सभी जगह सेम ही रहता है, तो इसका मतलब 12 वोल्ट इसका आंसर आएगा। तो सभी के क्रॉस कितनी वोल्टेज बनेंगे बेटा, 12 ओम। ठीक है, रीजन क्या था, क्योंकि सारे के सारे आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखो बेटा कैलकुलेट द करंट, करंट फाइंड करना है 12 ओम लैंप व्हेन लीड। इसके क्रॉस कितना करंट होगा वो पूछा गया, और फिर इसके क्रॉस कितना होगा। तो यहाँ देखो बेटा ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल्स टू IR, और यहाँ से I का आंसर क्या बनता है, V/R। ठीक है, वोल्टेज कितनी है 12 का, फर्स्ट पार्ट में रजिस्टर 12 तो बन गया 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा I कितना बनेगा, वोल्टेज तो 12 है, रेजिस्टेंस 4 तो बन जाएगा 3 एम्पियर। बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था बेटा। तो आप भी बेटा डायग्राम को देख के परेशान नहीं हुए ना, उसको एक बार पढ़िएगा, आपको खुद ही पता चले जाएगा। और वैसे भी जो ज्यादा
डायग्राम वाले होते हैं ना वो उतने आसान रहते हैं क्वेश्चन। और पार्ट में पूछा गया शो विद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बताइए किस तरह की लैंप है या फिर विच टाइप ऑफ लैंप 4 और 12 ओम हैज द हाई पावर, दोनों में से पावर ज्यादा किसकी हाई है। तो उसके लिए बेटा कुछ नहीं, पावर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मुझे वोल्टेज पता है रेजिस्टेंस भी पता है। तो यहाँ देखो बेटा यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जो पावर होती है बेटा उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वेयर बाय आर। वोल्टेज कितना है मेरे पास 12 है, ठीक है। अब आर जो है बेटा अगर आप 12 यूज करोगे, जैसे इसकी बात करूं मैं 12 ओम वाले की, तो v का स्क्वायर मतलब 12 मल्टीप्लाई 12, ये कट गया तो इसका पावर कितना आ गया बेटा 12 आ गया, 12 वाट आ गया। दूसरे केस में मुझे कितना रखना है 4, है ना, तो पावर क्या होता है v का स्क्वायर, वोल्टेज तो उतना ही रहेगा 12/12 डिवाइड में आ गया 4, 3 से कैंसिल बन गया 36 वाट। तो बेटा 4 वाले के केस में पावर जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और 12 वाले केस में पावर जो है वो कम है, ठीक है। आगे देखिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 एक न्यूमेरिकल है मुझे, एन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल, एक कैंडल है 8 सेंटीमीटर लंबी, इस प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, उसको कनकेव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। हैविंग ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 42 सेंटीमीटर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 42 सेंटीमीटर का है, सॉरी, है ना। फिर पूछा गया बेटा पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब आपको v फाइंड करना है, साइज और नेचर क्या होगा, फिर उसका रे डायग्राम बता के उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है बेटा, इसको अच्छे से सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। आइए देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। एक 8 सेंटीमीटर लंबी कैंडल है ना, तो कैंडल की ये हाइट है, तो इसको बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कितना है बेटा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पे रखा गया 10 सेंटीमीटर, तो u तो मेरे पास होता ही हमेशा क्या है नेगेटिव बेटा, उसके अलावा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, ये कितना है 42, तो फोकस कितना होता है इसका हाफ होता है r/2 बनेगा 21 सेंटीमीटर। अब ये मिरर देखो बेटा कनकेव है तो ये माइनस का आएगा। देखो बेटा साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, न्यूमेरिकल में बस यही गलती लगती है। अब क्या करते हैं मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है बेटा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो u की वैल्यू कितनी है -1/10, v मुझे पता नहीं, और फोकस जो है -1/21 हो गया। अब यहाँ देखिएगा शिफ्ट करते हैं इसको वहां पे, तो 1/v इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा माइनस प्लस का 1/10 लिख लेते हैं पहले, फिर माइनस का 1/21, ये बन गया बेटा 210 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 21 माइनस 10 कर देंगे, तो 1/v इज इक्वल्स टू 11/210 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो v कितना हो गया 210/11। अब दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, अगर इसको डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आएगा मेरे पास अप्रोक्सीमेट 1.9 नहीं 11 टेंजा, ये ज्यादा आएगा 19 आएगा, तो v कितना आ गया मेरे पास 19.1, उसको पहले मैं 9 लिख रहा था, ठीक है। तो v मतलब इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया बेटा हमारे पास 19.1 सेंटीमीटर, मतलब मेरा इमेज है वो मिरर के बिहाइंड में बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव साइन है इसलिए बिहाइंड द मिरर बनेगी, और वो भी कितने डिस्टेंस पे 19.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। पार्ट 2 में देखो क्या पूछा गया साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कैसा है, ठीक है, और उसका नेचर कैसा है। अब यहाँ देखो बेटा मुझे पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -v/u, और साथ में ये भी होता है बेटा hi डिवाइडेड बाय h0, मतलब इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट होता है। अब यहाँ देखो v की वैल्यू कितनी है बेटा 19.1, क्लियर है माइनस में, और u कितना है यहाँ पे माइनस का 21 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटा इज इक्वल्स टू hi, और ये कितना है मेरे पास 8 है, ये तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा सीधे का सीधा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 19.1 है, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं अगर, तो hi कितना बन गया मेरे पास 19.1 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय आ गया 21 आ गया मेरे पास। कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा मैं, चेक कर ले। u की वैल्यू सॉरी मैंने f की वैल्यू डाल दी, u की वैल्यू यहाँ पे -10 थी बेटा, ये इसको ठीक कर लेना, u की वैल्यू ये -10 है, तो यहाँ पे आएगा 10 आएगा, ठीक है। 10 से डिवाइड करूंगा तो एक पॉइंट और शिफ्ट होगा, तो 1.91 मल्टीप्लाई 8 हो गया, तो इमेज का जो हाइट है बेटा वो कितना बन जाएगा मेरे पास 15 पॉइंट समथिंग,
28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे पास जो इमेज का हाइट है बेटा वो कितना बन गया 15.28। अब यहाँ देखो मेरी जो मैग्निफिकेशन है ना, मेरी जो मैग्निफिकेशन थी ये 1 से बड़ी आ रही है, इसीलिए बेटा अगर ये 1 से बड़ी आएगी ना मैग्निफिकेशन, आपको यहाँ पे ये देखो ना, ये देखो ना, यहाँ से समझना है। आप इसको इतना इतना पार्ट कैलकुलेट करो, अगर इसको फिलहाल भूल जाओ तो कितना आएगा 90.1/10, तो ये बन गया बेटा 1.9 है ना, तो m का आंसर क्या था 1.9, वो भी क्या था पॉजिटिव में आ था। तो मैग्निफिकेशन जो है वो मेरी 1 से बड़ी है, इसलिए इनलार्ज मेरी जो इमेज है वो बड़ी बनेगी, ठीक है। उसके अलावा बेटा वर्चुअल बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव है ना, वर्चुअल होगी, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, क्या बोला गया था, रे डायग्राम इसकी बनाइए पार्ट 1 में, जो रे डायग्राम कैसे बनेगा। अब बेटा आपको पहले रे डायग्राम इसकी बना के दिखाऊं, अगर इसकी रे डायग्राम बेटा मैं जल्दी जल्दी बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, इतनी क्लियर नहीं बनेगी, मेरी हैंड राइटिंग वैसे थोड़ी खराब है बेटा। तो यहाँ देखिए ये आ गया मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया मेरे पास मिरर आ गया। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे आ गया मेरे पास पोल, ये पोल होगा मेरे पास कहीं पे, यहाँ पे मेरा ये फोकस मान लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे ले लेते हैं बेटा ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ कहीं खड़ा है, ठीक है, ये ऐसे करके आ गया। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है यहाँ से, ठीक है, एक पोल पे टकरा रही है और टकरा के इस तरफ आ रही है। तो यहाँ देखो बेटा ये बनेगी मेरी वर्चुअल इमेज बनी ना, तो वर्चुअल इमेज वाला केस अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह से आता है ना, पीछे रे ऑफ लाइट मिलेंगी तो ये आएगी मेरे पास ऐसे, वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ठीक है। इसको अगर ए बी नाम देता हूं तो ये बनेगा ए डैश बी डैश बनेगा। तो कुछ इस तरह से बेटा याद करिएगा। ये मेरे पास कौन सा मिरर था, कनकेव मिरर है, उसमें एक ही केस है बेटा वर्चुअल वाला, तो वर्चुअल इमेज बनी थी इसमें, तो वही वाला केस आपने इसमें बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसके आर वाले पार्ट पे। तो यहाँ देखो बच्चों आर वाले पार्ट में आपको एक इमेज दे रखा है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट विल हैपन व्हेन रे ऑफ When light ray parallel to the principal axis pass through the lens, मुझे पता है बेटा जब लेंस से लाइट पास करती है तो क्या होता है बेटा, उसका रिफ्रैक्शन होता है या फिर क्या होता है बेंडिंग होता है। तो अगर ये पैरेलल है तो बेंड होकर कहां से गुजरेगी बेटा, फोकस में से गुजरेगी, और ये वाले फोकस में से गुजरेगी जो दूसरी तरफ है, ठीक है। एक बार क्लियर है। पार्ट 2 में देखिए क्या क्या पूछा गया है मुझे, इफ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 3/2 इज फाउंड बाय दिस लेंस, अगर ये जो मेरे पास लेंस है बेटा वो जो इमेज बनाता है उसकी मैग्निफिकेशन क्या है 3/2, और इमेज क्या है रियल एंड इन्वर्टेड। अब याद रखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 39 का आर वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहां देखिएगा सेकंड पार्ट है ये उसका, मैग्निफिकेशन जो है मेरे पास वो कितनी है 3/2। अब मैं इसको माइनस में लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि इमेज क्या मेरी रियल है, तो रियल के केस में नेगेटिव होता है और वर्चुअल केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। ये 3/2 आ गया, इसको हम 1.5 भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैग्निफिकेशन जो होती है बेटा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो मैग्निफिकेशन का, वो कितना होता है मेरे पास V/U, क्योंकि ये मेरे पास क्या है लेंस है, तो ये बन जाएगा -1.5 आ जाएगा, और यहां से V की वैल्यू इधर इधर भेज दूं तो -1.5 साथ में U आ गया, ठीक है। क्लियर है बेटा, V निकल गया। आगे यहां देखो, देन शो विद कैलकुलेशन वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कि आपको जो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, मतलब यू फाइंड करना है, फिर उसकी पोजीशन भी बतानी है। और यहाँ देखो बेटा इसके अलावा मुझे यहाँ पे फोकल लेंथ भी दे रखी थी, तो फोकल लेंथ जो एफ है वो कितना मेरे पास 4 दे रखा है मुझे, ठीक है। तो इसका जो फोकल लेंथ दे रखा है बेटा मुझे कितना दे रखा है 4, और यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आएगी 4 मीटर का मुझे दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यूज करूंगा, हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है, जैसे मिरर फॉर्मूला है वैसे ही क्या होता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ पे आ गया 1/4 आ गया बेटा, ये आ गया 1/v की वैल्यू देखो कितनी है -1.5, यू माइनस का साइन मैंने ऊपर लिख दिया माइनस, और यहाँ पे आ गया मेरे पास u, ये तो रहेगा u ही रहेगा, ठीक है। अब लेंगे इनका एलसीएम, तो u दोनों में एक बार आएगा, साथ में 1.5 आएगा, यहाँ पे नंबर शिफ्ट होगा तो -1, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1.5, तो ये आ गया 1/4 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा बेटा, यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे आ गया -2.5, और डिवाइड में आ गया 1.5, साथ में u आ गया, पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, तो 1/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया बेटा -25, डिवाइड में कितना आ गया 15, और साथ में नीचे क्या था मेरे पास u था।
इसको अगर कैंसिल करना कर लेते हैं, 5 5 जा 5 3 जा, तो आएगा 1/4 इज इक्वल टू -5/3 और साथ में क्या आ गया, u आ गया मेरे पास। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे शिफ्टिंग करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको यहाँ पे, तो 3u जो है बेटा आ गया -20 और u बन गया -20/3, है ना। तो ये 6 से कैंसिल होगा, तो ये बनेगा बेटा 6.67 ऐसे करके कुछ आएगा और साथ में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो u जो हमेशा होता है वो नेगेटिव होता है वैसे भी, ठीक है। अगर u नेगेटिव है तो यहाँ देखो बेटा v किसके बराबर था, -1.5 u, तो v इज इक्वल्स टू -1.5, u की वैल्यू कितनी है, -6.67। तो मेरे पास जो v है बेटा उसका आंसर आ गया, रफली कैलकुलेट करूं तो 10 मीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो रफली 10 मीटर के बराबर आ गया। इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसे कहाँ रखना है बेटा, 6.6 मीटर की दूरी पे इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, और इमेज जो है बेटा वो कहाँ बनेगी मेरी, 10 मीटर की दूरी पे बनेगी, वो भी दूसरी साइड बनेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब पूछा गया बेटा इसकी रे डायग्राम बना के दिखाइए, ड्राई नीटली लेबल डायग्राम। तो यार यहाँ देखो बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन है, वहां भी रे डायग्राम पूछी थी, तो यहाँ भी पूछा गया रे डायग्राम। तो अब आपको समझ आना चाहिए बेटा, रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल जो है इसमें से पूछा है। तो फर्स्ट चैप्टर में से कुल मिला के रे डायग्राम्स और साइन कन्वेंशन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बेटा पूछा गया था बहुत बार। अब इसकी बेटा एक क्लियर कट मुझे डायग्राम बनानी थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी डायग्राम बननी कैसे थी। ये आ गया मेरा पार्ट नंबर 3। अब यहाँ देखो बेटा, रे डायग्राम, ड्राई नीटली लेबल्ड डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन मेंशन इन द पार्ट 2। पार्ट 2 में जो इमेज बनेगी उसके लिए बतानी थी मुझे। तो यहाँ देखो बेटा रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। अब यहाँ देखो बेटा ये कुछ इस तरह से मेरा ये लेंस आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा हिल गया पेन, तो ये मैं यहाँ से पास कर लेता हूँ, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, मेरे पास f1 है और ये पॉइंट ले लेते हैं 2 टाइम f1, सेम यहाँ पे ले लेते हैं f2 और यहाँ पे आ गया मेरे पास 2 टाइम f2 आ गया। ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ कहीं खड़ा है बेटा। केस अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप देखिएगा उन्हीं में से कोई ये केस डिस्कस कर रहा है। इसकी हाइट मैंने थोड़ी ज्यादा ले ली है, तो यहाँ तक ले लेते हैं हाइट। एक जा रहा है यहाँ से, इसकी यहाँ से बेंडिंग होगी बेटा, पैरेलल है तो ये यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो पोल से जा रहा है तो सीधा इसमें से निकल जाएगा, डिविएट नहीं होगा, ठीक है। ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो आया, ये आया मेरा इमेज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डायग्राम बननी थी। तो इसके साथ बेटा ये जो हमारा सैंपल पेपर था यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।